Good evening, everyone. हाँ जी, good evening. Good evening once again. चलिए जी, ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, फिर जस्ट हम स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, शुभ संध्या, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। तो जैसे कि हम लोग अपना ये करंट अफेयर्स की सीरीज चलाते हुए आ रहे हैं, जनवरी से स्टार्ट किया था, आज अक्टूबर तक पहुंच गए हैं। अक्टूबर की क्लास का ये सेकंड लेक्चर होगा आपका। इसका पीडीएफ मैं आपको रेगुलरली भेजता रहता हूँ। जो भी आप रेस्पेक्टिव हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें पीडीएफ आपका ये अवेलेबल हो जाता है। इन केस अगर आप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड ना हो तो ये आपको नंबर दिख रहा होगा, थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। 8076, क्या हो गया, हाँ, 8076535685, ये अमरजीत सर का नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल रहा है इसका, ठीक है। तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, तो वहां से आप पीडीएफ ले पाएंगे इस क्लास का। बाकी ज़रूरत ये है कि इसके नोट्स खुद से बनाते रहिए, जो भी फैक्चुअल जानकारी है, ठीक है, जो भी फैक्चुअल जानकारी है उसको कॉपी में लिखते रहिए। क्योंकि क्या होता है ना, एक ही जानकारी कई बार रिपीट होगी। जैसे ब्रिक्स एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आए दिन इस पे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो आपने एक बार ब्रिक्स के बारे में अच्छे से लिख लिया, जब भी इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज आई तो अगर कोई नया पॉइंट है तो वहां पर अपडेट कर दिया, अदरवाइज वो वाला पुराना पोर्शन आपने रिवाइज कर लिया। इसी तरह से आपको करंट अफेयर्स रेडी करना होता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको नए टॉपिक्स मिलते रहेंगे। तो ये करंट अफेयर्स का प्लस पॉइंट होता है, ये करंट अफेयर्स का एडवांटेज होता है। कई बार चीजें रिपीट होती हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारे जो पुराने टॉपिक्स होते हैं वो हमारे रिवाइज होते चले जाते हैं। तो आपको ध्यान देने की जरूरत ये है कि आपके जितने भी पिछले टॉपिक्स हैं, फैक्चुअल टॉपिक्स हैं, वो भी साथ ही साथ रिवीजन होते जाएं। मेरा टारगेट ये रहता है, हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड हर डायरेक्शन में जो भी टॉपिक कनेक्ट हो सकता है मैं वो कनेक्ट करता हूँ। प्लस उसके अलावा कोशिश करता हूँ कि जितने भी एग्जाम से रिलेटेड उससे क्वेश्चन बन सकते हैं सब आपके एक ही बार में कवर करा दिए जाएं। इसी हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हम एक क्वेश्चन में कुछ नहीं तो 3-4 क्वेश्चंस तो कवर कर ही लेते हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में कुछ नहीं तो 3-4 क्वेश्चंस अपन कवर कर ही लेते हैं। तो उसी लिहाज से ये आपका करंट अफेयर्स चल रहा है। तो बाकी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जुड़ चुके हैं, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये दूसरा क्लास है आज अक्टूबर का। पहला क्लास हो गया था तो 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 16 से डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं चेक करना चाहता हूँ कि देखें पिछला आपको कितना याद हो रहा है, कितना भूल रहे हैं। जैसे यही क्वेश्चन ले लिए, बहुत आसान क्वेश्चन था, पिछली बार हमने डिस्कस किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अवॉर्डेड अ गोल्ड मेडल इन द लेटेस्ट कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज। पेट्रोलिंग हमने देखा था, वो गश्त लगाना होता है जब जो बॉर्डर पे आपने देखा होगा, ऑफिसर पुलिस ऑफिसर्स क्या होते हैं, सोल्जर्स क्या होते हैं, बॉर्डर के अराउंड राउंड लेते रहते हैं ताकि कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नजर आए तो वो रिपोर्ट कर सके। तो जो पेट्रोलिंग एक्सरसाइज है, एक मिनट पीडीएफ मैं दोबारा से ओपन कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये था, जो पेट्रोलिंग एक्सरसाइज है तो उसमें किसने मेडल जीता है। हाँ जी, गोरखा राइफल्स, बहुत बढ़िया, गोरखा राइफल्स करेक्ट आंसर है, गोरखा राइफल्स। नेक्स्ट ये वाला, और आप बताइए, अभी रिसेंटली नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के नए चेयरमैन चुने गए हैं, तो उनका नाम क्या है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के नए कमिश्नर का नाम। हाँ जी, प्रियांक नाम है, प्रियांक कुंगो, प्रियांक कनुंगो, करेक्ट आंसर इज प्रियांक कनुंगो। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन
ऑफ चाइल्ड राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, एनसीपीसीआर, ये कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी है, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है? एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, कैसी बॉडी है? देखिए, नया टॉपिक पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो पुराना है उसे इरेज करते जाएं। पुराने को साथ में लेके ही नया टॉपिक पढ़ना है, वही फायदेमंद है। तो जो भी देश का जिम्मेदार नागरिक है इसका आंसर सही दे। एनसीपीसीआर, वेरी गुड, इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी। अच्छा, इसी को लेजिस्लेटिव भी कहते हैं, ठीक है? तो घबराना नहीं कि लेजिस्लेटिव अलग है, स्टैट्यूटरी अलग है, बोथ आर सेम। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सवालात। तो क्वेश्चन नंबर 34 से अपन स्टार्ट करेंगे, वो सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हार्श रियलिटीज द मेकिंग ऑफ मारिको? मारिको एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है? उसके बनने के ऊपर एक पूरी उसकी कहानी है। मतलब ऐसा होता है ना, इंसान की बायोग्राफी होती है कि ये इंसान कैसे बना, क्या करा। इसी तरह से कंपनी है मैरिको, उसकी बायोग्राफी है ये कंपनी कैसे उठी, कैसे आगे बढ़ी, रियलिटीज, उसी की एक किताब है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक? देखिए, मैं बहुत कोशिश करता हूँ बुक्स एंड ऑथर्स पे ध्यान देने की, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन एक तरीके से मान के चलिए गारंटीड है। आजकल जो जितने भी अभी रिसेंट में पेपर्स देखे जा रहे हैं, सब में बुक्स एंड ऑथर्स के कम से कम 2 सवाल देखने को मिल ही जाते हैं। तो बुक्स एंड ऑथर्स वाला पोर्शन आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ के जाना है, ठीक है? तो बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, मेडल्स हो गए, अवार्ड्स हो गए, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इनको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है। देखते हैं आपको पता है इसका आंसर कि नहीं पता है। तो पहला आंसर थोंगम जी कर रहे हैं, हार्श मारीवाला एंड रामचरण। हार्श मारीवाला एंड रामचरण करेक्ट आंसर बताए जा रहे हैं। बाकी लोगों का क्या कहना है इस मामले में? हाँ जी, करेक्ट आंसर आपका हार्श मारीवाला रामचरण है। देखिए, ये एक पर्सन की कहानी है। किसकी? हार्श मारीवाला, जिन्होंने ये कंपनी मारिको बनाई थी 1897 में। पहले बॉम्बे ऑयल इंडस्ट्रीज में काम करते थे, फिर वहां से उन्होंने ये बिजनेस छोड़ा। फैमिली का एक बिजनेस था, फैमिली रन बॉम्बे ऑयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वहां से ये छोड़ छाड़ के ये आगे बढ़े और इन्होंने एफएमसीजी सेक्टर में कदम रखा। अच्छा, ये एफएमसीजी सेक्टर क्या होता है? एफएमसीजी सेक्टर क्या होता है? एफएमसीजी, इनके प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं? जैसे पैराशूट है, निहार है, नेचुरल, सफोला, सेट वेट, लिवॉन, मेडिकल, जैसे हेयर ऑयल्स वगैरह आते हैं, ठीक है? तो ऑयल वाली जो फील्ड में जैसे पैराशूट हेयर ऑयल आता है आपका, है ना, सफोला, निहार नेचुरल्स, एक सेट वेट का जेल आता है, लिवॉन हेयर ऑयल आता है, मेडिकल हेयर ऑयल आता है। ये सब तो आपने काफी नाम सुने होंगे। तो ये सब किनके प्रोडक्ट्स हैं? ये मारिको के ही प्रोडक्ट हैं, ठीक है? तो एफएमसीजी क्या होता है? फूड मैन्युफैक्चरिंग। थोंगम जी सोचिए, आपने बोला फूड मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन इसमें से कुछ लग रहा है ये फूड? ये मेडिकल कौन से फूड में डलता है? पता चल रहा आज मेडिकल के पकौड़े बन रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना कि लिवोन आप मतलब पकोड़े तलने के लिए मंगाए या छोले भटूरे बनाने के लिए मंगाए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फास्ट मूविंग। एफएमसीजी होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। क्लियर है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सर कौन से होते हैं? जो भी रोजमर्रा के डेली आइटम्स होते हैं। जैसे आपका हेयर ऑयल हो गया, आपका बाथिंग सोप हो गया, नहाने का साबुन हो गया, टूथपेस्ट हो गया। तो ये क्या है? आपकी रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें हैं। तो जो डेली यूज की चीजें होती हैं, जिनको आप ट्रांसपोर्ट बहुत इजीली कर सकते हो, इनको क्या कहते हैं? फास्ट मूविंग
कंज्यूमर गुड्स, तो ये आपका एफएमसीजी सेक्टर हो जाता है, ठीक है। तो इसी सेक्टर में इन्होंने महारत हासिल करी, इन्होंने हर्ष मारीवाला ने। तो और कंपनी क्रिएट कर दी मैरिको, मारीवाला ने क्रिएट कर दी मैरिको। तो नाम से याद रखिएगा, इसके ऑथर कौन है, हर्ष मारीवाला एंड रामचरण। जिन लोगों को बिजनेस में इंटरेस्ट हो, जो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो, अपने नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो इस तरह की किताबें जरूर पढ़ा करें। जैसे यही किताब हो गई, ये एक बिजनेस की कहानी की, एक बिजनेस कैसे उठा, तो इनकी किताब हो गई। एक स्टीव जॉब्स की ऑटोबायोग्राफी हो गई। तो ये किताबें जरूर पढ़ा करें आप लोग। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सर अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन? अभी रिसेंटली किताब आई है सर सैयद अहमद खान पे, रीजन रिलीजन एंड नेशन, सर अहमद खान। आपको बताना है हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक। जल्दी से करेक्ट आंसर दीजिए। हाँ जी, फूड लाइक चिप्स हो गए, ये भी इसमें आ जाएंगे। चिप्स वगैरह आपके उसमें भी आ जाते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में, फूड प्रोसेसिंग में भी आ जाएगा। इसका आंसर दीजिए। संदीप मिश्रा, संदीप मिश्रा और कावेरी बामजई, और बताइए। शाफे किदवई भी बोल रहे हैं, संदीप मिश्रा भी बोल रहे हैं। तो इसमें आपकी राय बटी हुई है, ठीक है। तो एक यूनानिमस आंसर इसमें हमें नहीं देखने को मिल रहा है, सेपरेट सेपरेट आंसर्स देखने को आपके मिल रहे हैं। चलिए देखिए, ये भी बुक्स एंड ऑथर्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको जब भी करंट अफेयर्स के दिखें तो मन ही मन कैटेगराइज करिए कि ये अच्छा स्पोर्ट्स का एक क्वेश्चन हो गया, ये बुक्स एंड ऑथर्स का क्वेश्चन हो गया, तो थोड़ा आप और कनेक्ट कर लेते हैं चीजों से। चलिए जी, तो ये किताब लिखी है आपकी शाफे किदवई ने। किसने लिखी? शाफे किदवई ने। कुल मिला के जो सर सैयद अहमद खान थे, अच्छा सर सैयद अहमद खान को क्यों जानते हैं हम, बता सकते हैं आप? सर सैयद अहमद खान को, लो भाई, मेजर ने तो अपना इतना नाम कर लिया है कि मतलब ऑडियंस पोल की जगह मेजर पोल चलेगा है, कि जो मेजर कहेंगे वही आंसर सही होगा। बहुत बढ़िया मेजर, आपने तो बढ़िया उपाधि कमाई। चलिए कोई नहीं, सही गलत तो लगा रहता है। तो अब आप मेरे को, आप लोग ये बताइए कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सर अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन? -2.5 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, अरे इसमें निगेटिव नहीं लगाना, जब पढ़ लो आप पर निगेटिव लगाना, ठीक है। अभी निगेटिव नहीं लगाना, अभी तो करेक्ट पे प्लस, इनकरेक्ट पे 0, ठीक है। अब यहाँ गलती नहीं करोगे तो आप कहाँ करोगे? आप मेन बैटल ग्राउंड में गलती ना करो, इसी के लिए तो मैं चाहता हूँ आप जितनी गलती करनी यहीं कर लो। इसीलिए मैं यहाँ आपसे ऐसा नहीं कहता हूँ अरे गलत क्यों कर दिया, अरे जितनी करनी आप करो, सारे गलत देने सब गलत दो, ठीक हो आप। ये इंश्योर कर लो भैया, जितनी गलती करनी यहीं करनी है, एग्जाम में नहीं करनी। इतना अपने आप को फिक्स कर लेना आपको। चलिए, तो सर सैयद अहमद खान इनका पूरा नाम था। ही वाज द फाउंडर ऑफ एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ये फाउंडर थे, ठीक है। इंडिया में मुस्लिम्स के लिए जो मॉडर्न एजुकेशन है उसका जिम्मा भी इन्होंने उठाया था, तो काफी हद तक ये रेस्पॉन्सिबल है जो मुस्लिम्स को मॉडर्न एजुकेशन दी जाती है उसके लिए। मतलब उनका ये था कि कुरान भी पढ़ो, साथ ही साथ साइंस भी पढ़ो, और मुस्लिम्स को आगे बढ़ना चाहिए विद मॉडर्न एजुकेशन। तो इसमें सर सैयद अहमद खान का नैरेटिव है और उनकी जो इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है टू द डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस इन इंडिया, उससे रिलेटेड ये किताब है। अब सर सैयद अहमद खान ने क्या क्या करा था
पायनियर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन अमंग द मुस्लिम्स इन इंडिया, एक इनका ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये कई बड़ी बड़ी मेंबर बॉडीज के मेंबर्स थे, जैसे वाइस रीगल लेजिस्लेटिव काउंसिल, रॉयल पब्लिक सर्विस कमीशन, रॉयल एजुकेशन कमीशन, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस। तो कई बड़ी बड़ी सोसाइटीज और प्रोविंसेस के गवर्नेंस के ये पार्ट थे। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ इनके व्यूज किस किस पे रखे गए हैं, जैसे कॉलोनियल लॉ पे ये क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पे, कंसेप्ट ऑफ ब्लास्फेमी पे ये क्या कहते हैं, कन्वर्जन पे क्या कहते हैं, फीमेल एजुकेशन, रिलीजियस बिलीफ, फ्रीडम ऑफ प्रेस, इमेंसिपेशन ऑफ विमेन, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी एंड रिजर्वेशन ऑफ फॉर मुस्लिम्स। ये डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं। इनमें सर सैयद अहमद खान के क्या क्या व्यूज रहे वो सारा इस किताब में इंक्लूडेड है। ठीक है, चलिए इतना काफी इनके बारे में जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2021 मर्सर सीएफएस ग्लोबल पेंशन इंडेक्स रैंक इंडेक्स सर्वे? ये कोई सरकारी सर्वे नहीं है, प्राइवेट कंपनी का सर्वे, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यही इसीलिए जुम्गे जी मैं कहता हूँ अटेम्प्ट करिए। क्या होता है जब आप गलती करते हैं ना, तो आप उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, एक अंदर से थोड़ा सा गिल्ट लगता है कि गलत कैसे हो गया, तो अगली बार आप वो चीज चांसेस कम है भूलें। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ गलती करिए, जब गलती करेंगे तभी सीखेंगे। तो हम कह रहे हैं स्पॉइल नेटवर्क कनेक्टिविटी। तो हम जी कोई दिक्कत नहीं, अगर नेटवर्क नहीं ठीक चल रहा है तो आप जैसे अगर अटक अटक के चल रहा हो तो उतना टाइम आपको वेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो यूट्यूब में अपलोड हो जाता है, आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं बाद में। हाँ जी, इंडिया की रैंकिंग इस सर्वे में है 40। कोई बहुत खास क्वेश्चन नहीं है, एक प्राइवेट सर्वे, जो सरकारी सर्वे होते हैं वो ज्यादा मैटर करते हैं। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने करवाया ये सर्वे है क्या, मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, ये सर्वे है क्या, ये मर्सर कंसल्टिंग की कंपनी है, उसका सर्वे है। तीन चीजें लेते हैं, एडिक्वेसी, सस्टेनेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी, ये सब आपसे कोई नहीं पूछने वाला। तो इस इंडेक्स को पब्लिश कौन करता है, ये ध्यान रखिए, मर्सर करता है। और इनका पर्पस क्या होता है, इनका पर्पस ये होता है कि रिटायरमेंट के बाद जो इनकम दी जाती है आपकी कंट्री में, उसका सिस्टम कैसा है। ठीक है, तो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, तो पेंशन आपको किस तरह से मिलती है उसका जो पूरा सिस्टम है उसको ये चेक करता है। तो उस लिहाज से हिंदुस्तान की रैंक इन्होंने कितनी दी है, रैंक 40 इन ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। तो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स किसकी, मर्सर की। ठीक है, याद रखेंगे मर्सर की, उसमें हिंदुस्तान की रैंक कितनी है, 40। बस इतना काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 19। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिटलर एंड इंडिया? हाँ जी, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिटलर एंड इंडिया, जवाब दीजिए इसका। अमीश त्रिपाठी। हाँ जी, जीरोज एंड कह रहे हैं वैभव। ठीक है, सो मेजॉरिटी वैभव के साथ है, मैं देख रहा हूँ। मेजिर क्या कह रहे हैं इस बारे में? मेजिर किसके साथ है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिटलर एंड इंडिया? सो मेजॉरिटी इज विद ए। अब मेजॉरिटी थोड़ा सा बदलती दिख रही है, बी और डी में भी कुछ आ रहा है। मिजिर कह रहे हैं पता नहीं रहा, इस बार मैं साथ लेके नहीं चलूंगा। अब मिजिर आपके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी जुड़ गई है, और भी लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, तो सोच समझ के आंसर देना पड़ेगा। कोई नहीं, चलिए देखते हैं। करेक्ट आंसर इज ए, क्वेश्चन नंबर 19, करेक्ट आंसर इज ए, वैभव पुरंदर है, हिटलर एंड इंडिया। ये किताब लिखने का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि देखिए एक नोशन है इंडियंस में, एक पता नहीं एक साइकोलॉजी में ये बैठ गया है कि अगर ब्रिटेन से फाइट कर लेता हिटलर तो हमें आजादी दे देता।
तो यही मिथ तोड़ने के लिए किताब लिखी गई है, ये लोगों को बताने के लिए कि हिटलर के जो थॉट्स है अबाउट इंडियंस वो बहुत अच्छे थॉट्स नहीं थे। विंस्टन चर्चिल तो इंडियंस को पसंद नहीं करता था, ये तो पता है, लेकिन हिटलर भी नहीं पसंद करता था इंडियंस को। इंडियंस के बारे में हिटलर की एक लाइन है, इंडियंस कैन थिंक देमसेल्व्स लकी दैट वी डू नॉट रूल इंडिया, वी शुड मेक देयर लाइव्स अ मिजरी। ये हिटलर की कही हुई बात है इन 1942। मतलब हिटलर कह रहा है कि भाई तुम लकी हो कि हम नहीं रूल कर रहे हैं, विंस्टन चर्चिल फिर भी तुम पे दयावान है, हम होते तो तुम्हारी लाइफ और जहन्नुम बना देते। तो ये कौन कह रहे हैं? हिटलर साहब कह रहे हैं, ठीक है। तो जो हिटलर की बायोग्राफी है मैन काम्फ, ये आपने देखा होगा इंडिया में बहुत बिकती है, कई लोग फैशन में खरीद लेते हैं। कई सड़क के कोने कोने में दिल्ली में ऐसा कोई बुक स्टॉल नहीं होगा स्ट्रीट का भी जो ये हिटलर की ऑटोबायोग्राफी ना रखता हो, इतनी पॉपुलर है, ठीक है। और लोग भी खरीदते हैं, भले ही पढ़े नहीं, उसको खरीद जरूर लेते हैं। तो वो सब अगर आप देखेंगे तो हिटलर का जो परसेप्शन है रिगार्डिंग इंडिया वो बहुत अच्छा नहीं है। तो इंडिया के रिगार्डिंग उसका क्या परसेप्शन था, उसी को हाईलाइट करने के लिए वैभव साहब ने एक किताब लिखी है हिटलर एंड इंडिया, ठीक है। हिटलर एंड इंडिया किसने लिखी है? वैभव पुरंदरे, याद रखिएगा। आज तीसरा क्वेश्चन था ये हमारा बुक्स एंड ऑथर्स का, अगर आप नोटिस करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। Which of the following countries has won the Uber Cup 2021 by defeating defending champions Japan? जापान को हरा के उबर कप 2021 जीतने वाली टीम कौन सी है? बताइए जी। उबर कप 2021 जीतने वाली टीम कौन सी है? चाइना, मलेशिया, मेजोरिटी मलेशिया के साथ जा रहा है। करेक्ट आंसर की बात करें भैया, इट इज चाइना, ठीक है। करेक्ट आंसर इज चाइना। उबर कप 2021 चाइना ने जीता। अब एक बार देख लेते हैं ये उबर कप 2021 है क्या वाला। किसने जीता है ये? चाइना ने। अच्छा, इसको एक और नाम से पुकारते हैं, वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप फॉर विमेन। मतलब ये एक बैडमिंटन चैंपियनशिप है विमेन के लिए, हर 2 साल होता है सिंस 1984। इसको मर्ज कर दिया गया था थॉमस कप के साथ, ठीक है। उबेर कप का जो फाइनल है किसके साथ मर्ज कर दिया गया है? थॉमस कप के साथ। अब कोशिश हो रही है कि इसको अलग करवाया जा सके, ठीक है। तो वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप फॉर विमेन मतलब कुल मिला के जो चैंपियनशिप फॉर विमेन का ही एक गेम है उबेर कप, ठीक है। इसको किसने जीता था? चाइना ने जीता था। तो मेन सवाल आएगा तो ऐसे ही आएगा, उबेर कप किसने जीता? चाइना ने। डेप्थ नहीं पकड़ता है, बस डायरेक्ट वो इस जो स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट वो फैक्ट की बात करता है। तो स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन में बहुत डीप में आपके जाने की जरूरत नहीं है, बट ये सारी जानकारी आपको थोड़ा सा पढ़ने के लिए लिख दिया कि एक बार आप इसको पढ़ लेना काफी है, ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, which of the following Indian actors has become the latest celebrity to venture into the cryptocurrency space through the association with CoinDCX फ्यूचर यही है कैंपेन? अब क्या हो रहा है, क्रिप्टो करेंसीज में हमारे सेलिब्रिटीज भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अभी लेटेस्ट सेलिब्रिटी पूछ रहा है जिन्होंने कॉइन डीसीएक्स के साथ एसोसिएशन किया है और उसके साथ जुड़े हैं इन देयर कैंपेन फ्यूचर यही है। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि कैंपेन फ्यूचर यही है किसका है? कॉइन डीसीएक्स का। या एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि कॉइन डीसीएक्स का अभी रिसेंट जो कैंपेन चल रहा है उसका नाम बताओ, तो फ्यूचर यही है। तो फ्यूचर यही है किसका है? कॉइन डीसीएक्स का। तो इसको
किस सेलिब्रिटी ने ज्वाइन किया है। तो सेलिब्रिटीज को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है क्रिप्टो करेंसीज में, ताकि इनकी पॉपुलैरिटी बढ़े, अवेयरनेस बढ़े, लोग समझे क्रिप्टो करेंसी क्या है। हाँ जी, करेक्ट आंसर है आपका आयुष्मान खुराना। ठीक है, इसमें कौन इन्वॉल्व है? ये आयुष्मान खुराना इन्वॉल्व है। आयुष्मान खुराना को तो जानते होंगे आप लोग, मूवी भी देखी होगी, पानी दा रंग दे, मतलब काफी अच्छे अच्छे गाने हैं। आर्टिकल 15 बनाई थी आयुष्मान खुराना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर हैज अनवील्ड द भूदन ग्रोव प्लेग इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। प्लेग क्या होता है? प्लेग मतलब एक पत्थर होता है, उस पत्थर पे जब आप कुछ लिख देते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? प्लेग कहलाता है। जैसे आपने, क्या होता है कई बार हम एक दूसरे को गिफ्ट में भी प्लेग दे देते हैं। जैसे एक पत्थर है, उस पर पता चला कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी लिखी है, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट डेट लिखी है, तो वो क्या कहलाता है? प्लेग कहलाता है। तो एक प्लेग है, उसका नाम क्या है? भूदन ग्रोव। वो किसने अनवील करा है? डॉक्टर एस जयशंकर ने करा है। किस कंट्री में करा है? हम्म, यूट्यूब ऐड में देखा था। चलिए बढ़िया है, यूट्यूब ऐड काम आ गया आपका। अगर ये एग्जाम में आ जाए तो और बढ़िया रहेगा। यूट्यूब ऐड देखना वसूल हो जाएगा आपका। यूट्यूब को लग रहा होगा उसने आपसे पैसा वसूल करा, इधर पता चल रहा आपने यूट्यूब से वसूल कर लिया। हाँ जी, जो ये भूदन ग्रुप वाला जो प्लेग है, हमने किसके साथ किया है? इजराइल के साथ। ठीक है, इसका आंसर इज इजराइल। तो ये शो करता है कि इजराइल और हमारी दोस्ती कितनी बढ़िया चल रही है। ठीक है, ये रिकॉग्नाइज करता है, जो जयप्रकाश नारायण थे, वो इजराइल में विजिट किया था उन्होंने 1958। ठीक है, उनकी विजिट को हाईलाइट करने के लिए, प्लस इंडिया और इजराइल के जो फॉरेन रिलेशंस बन रहे हैं उनके सलामती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लॉन्च मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना। तो ये किस स्टेट की योजना है? देखिए, पीसीएस में भी आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, और छोटे मोटे एग्जाम में भी कभी कभी आ जाते हैं कि वो दूसरे स्टेट की स्कीम उठा के डायरेक्ट पूछ लेते हैं। जैसे भी यूपी पीसीएस में आप जाके देखेंगे, उन्होंने भी एक दो स्कीम मध्य प्रदेश की उठा के पूछ ली थी। ठीक है, तो आप भी नजर रखिए, क्योंकि आपको भी कई, आप हमारे स्टूडेंट्स हैं जो पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, तो पीसीएस वाले जो आपका एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको ये भी देखना रहेगा कि जो अदर स्टेट के पीसीएस हैं, वो कैसा आपका, क्या कहते हैं, काम करा रहे हैं, है ना, उनके पेपर कैसे आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भी जो पेपर बनेगा वो भी उनसे इंस्पायर्ड होगा। प्लस यूपीएससी के भी प्रीलिम्स पे थोड़ी नजर रखिए, ये सब कुल मिला के आपको हेल्प करेंगे। तो बाकी जो हमारे लबासा वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका तो हम पूरा इसी में, मैं इसीलिए उनको मेन फोकस होके स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन करा रहा हूँ। जो भी आपके उनकी क्विजेज रहती हैं, तो ध्यान दिया जाता है कि स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस उसमें कवर किए जा सके। और जो हमारा जीके बूस्टर चल रहा है, जीके बूस्टर में तो यही है कि जितने भी रैंडम आर्बिट्ररी, जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ क्वेश्चन से हर टॉपिक के, उसको हम कलेक्ट करके एक क्वेश्चन बैंक बना दिया है, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, 3000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आंसर दीजिए। हाँ जी, राशन आपके द्वार, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार, ये किसकी स्कीम है? मध्य प्रदेश की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, रिसेंटली फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 हैज बीन रिलीज, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया आउट ऑफ 113 कंट्रीज? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया आउट ऑफ 113 कंट्रीज, बताइए। 71st? पक्का? लॉक कर दें?
तो हमारे सारे देश के होनहार जिम्मेदार नागरिक मेजॉरिटी के साथ 71st की तरफ जा रहे हैं, बट कुछ लोग अपोज करते हुए, अपोजिशन में रहते हुए आंसर 85 दे रहे हैं। तो देखते हैं कौन जीत रहा है, मेजॉरिटी जीत रही है या अपोजिशन जीत रही है। ये करेक्ट आंसर इज 71। तो एक बार फिर से मेजॉरिटी की जीत होते हुए करेक्ट आंसर इज 71। फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021, इंडिया की रैंक 71। कुछ लोग तो लॉजिक लगा रहे होंगे इंडिया में मामला अच्छा नहीं चल रहा, जो सबसे ज्यादा वाला नंबर देखे क्या दिख रहा, 99 लगा देते। भैया इस तरह के लॉजिक नहीं लगाने होते हैं, ठीक है, लॉजिक लगाओ लेकिन इस तरह के नहीं कि परफॉर्मेंस खराब चल रही तो जो सबसे बड़ा नंबर दिखे, सबसे खराब रैंक दिखे वो लगा लो, ऐसा भी नहीं करना होता है ना, फिर फायदा नहीं करने का कुछ। चलिए क्वेश्चन नंबर हाँ 24 क्या था, फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जिस 113 कंट्रीज में हमारी रैंक कितनी है, 71 है। तो एज सच जो हम खुश हो जाते हैं ये देखे कि हमारी रैंक हमारे पड़ोसियों के मुकाबले कैसी है। तो पड़ोसियों के मुकाबले अगर मैं बताऊं, कम इंडिया की रैंक ओवरऑल पोजीशन 71st है, ओवरऑल इसको 57.2 है। पड़ोसियों के मुकाबले में हम बहुत बेहतर रहे, ठीक है, हमने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, हम 71st रहे हैं। और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान वो 75th पे था, श्रीलंका 77 पे, नेपाल 79 और बांग्लादेश तो बहुत पीछे 84। हमें बस एक ही कंट्री दे रहा है टक्कर, चाइना, जो 34 नंबर पे था, ठीक है। टॉप करने वाले वही यूरोपियन कंट्रीज, नॉर्डिक कंट्रीज, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, यूके, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, ये इनके टॉपर रैंकर्स थे, ठीक है। इंडेक्स की अगर हम बात करें तो कौन इसे कंस्ट्रक्ट कर रहा है, एक लंदन बेस्ड इकोनॉमिक इम्पैक्ट और पोर्टेबा एग्री साइंस, ठीक है, पोर्टेबा एग्री साइंस का मेन रोल है, याद रखिएगा। ये इस इंडेक्स का 10th एडिशन था, हर साल इसे पब्लिश किया जाता है। तीन चीजें देखते हैं, ये फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। अफोर्डेबिलिटी देखते हैं कि आपके यहाँ खाना, मतलब ऐसा तो नहीं कि पता चला एक थाली 1000 रुपए की बिक रही हो, अवेलेबल है भी कि नहीं है, कि पता चला कि आपके पास पैसा है लेकिन आप खरीद ही नहीं पा रहे हैं। खाने की क्वालिटी कैसी है, सेफ है कि नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज आपके यहाँ कितने हैं, और ऐसा तो नहीं कि आपके यहाँ क्लाइमेट वगैरह का ज़्यादा असर पड़ जाए, एकदम से पता चला किसी दिन क्लाइमेट का ज़्यादा असर हो गया तो आपकी क्रॉप खराब हो गई। तो इस तरह से अलग अलग पैरामीटर्स लेके हम चेक करते हैं फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में बेसिकली हम ये चेक करते हैं कि हिंदुस्तान के पास खाने की कमी तो नहीं है, खाना ये अपने देश के लोगों को कितना खाना खिला सकते हैं, ठीक है, ये होती है फूड सिक्योरिटी। क्लियर है। तो इसमें हमारी रैंक कितनी है, इसमें हमारी रैंक है 71st। हाँ जी, कितनी रैंक है, 71st। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजीज फ्यूचर टेक 2021 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज, बताइए। इंटरनेशनल Conference and Exhibition on Digital Technologies Future Tech 2021 has been organized by which of the following bodies, बताइए। हमारे देश के जिम्मेदार नागरिकों के लिए एक सवाल है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजीज फ्यूचर टेक 2021 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज, बताइए। हाँ जी। क्या हुआ, क्या आंसर लग रहा है। मेजिर कह रहे हैं नीति आयोग, तो कौन कौन है मेजिर के सपोर्ट में, बाकी लोग कह रहे हैं CII। तो मेजॉरिटी CII के साथ दिख रही है ना, बाकी ओपांग NPCI कह रहे हैं, मेजर नीति आयोग कह रहे हैं, बाकी लोग CII कह रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है आंसर। हाँ जी, तो डोरेमोन ने भी कह दिया NPCI, लेकिन फिर से मेजॉरिटी सही साबित होते हुए करेक्ट आंसर इज CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। जैसे हमने कहा था कि होता क्या है कि कई इंडस्ट्रीज होती हैं जो मिल के अपनी ग्रुपिंग बना लेती, जैसे एक ASSOCHAM है, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज, इसी तरह से एक CII है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। नॉन गवर्नमेंट एसोसिएशन है, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। कब बना था ये बॉडी, 1895 में। इसमें बिजनेस, पॉलिटिकल, एकेडमिक और सोसाइटी के अलग अलग लीडर्स होते हैं
वो आते हैं, बात करते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या आगे हमारा पॉलिसी शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, मेंबरशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इसमें आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी तब आप इसके पार्ट बनेंगे। चलिए, तो ये याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन जो था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्या था? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन और डिजिटल टेक्नोलॉजीज, क्या नाम है? नाम है भैया फ्यूचर टेक 2021। ठीक है, फ्यूचर टेक 2021 ये किसने ऑर्गेनाइज कराई? भैया CII ने कराई। ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज डिसाइडेड टू लॉन्च अ क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम? बताइए, which of the following countries has decided to launch a quadrilateral economic forum? पहले तो आप लोग बताइए आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, फिर मैं बताऊंगा। Which of the following countries have decided to launch a quadrilateral economic forum? CDAAB। ओ माय गॉड, इसमें मैं क्या मेजॉरिटी क्या माइनॉरिटी देखूं? ये तो बड़ा डाइवर्स आंसर आ रहा है। देखते हैं। देखिए, क्वाड्रिलेटरल से हो सकता है कई लोगों को क्वाड या ग्रुप याद आ जाए। क्वाड याद आ गया तो वो क्या सोचेंगे? USA सोचेंगे, जापान सोचेंगे, चाइना सोचेंगे, इंडिया सोचेंगे। फॉर्चुनेटली इसमें ऐसा ऑप्शन है नहीं, वरना एग्जाम में आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा USA, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया वाला। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल से क्या याद आ जाता है? क्वाड याद आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वाड की बात नहीं हो रही, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम की बात हो रही है। मतलब क्वाड्रिलेटरल से इतना तो समझ में आ रहा है 4 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, बट वो क्या है, एक इकोनॉमिक फोरम पे बात करना चाहती हैं। तो करेक्ट आंसर इज, एक तरफ से तो अपना इंडिया है, फिर USA है, और दो कौन है? UAE और इजराइल। ठीक है, तो इंडिया, इजराइल, UAE एंड US हैव डिसाइडेड टू लॉन्च ए न्यू क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम। देखने वाली बात यह है कि अरब कंट्री तो इजराइल की अभी तक नहीं बनती थी, बट धीरे धीरे दे आर मेकिंग देयर रिलेशंस नॉर्मल। तो इधर से UAE और इजराइल एक प्लेटफॉर्म पे आकर अब ये बात कर रहे हैं। इन्होंने एक अकॉर्ड साइन कर रखा है, ये कहलाता है अब्राहम अकॉर्ड। मतलब अब इन्होंने इजराइल को मान्यता दे दी, रिकॉग्निशन दे दी। अभी तक अरब कंट्री जो है इजराइल को कंट्री नहीं मानते थे। ठीक है, बट धीरे धीरे, जैसे अभी UAE ने माना, धीरे धीरे अरब कंट्रीज ने स्टार्ट कर दिया है इजराइल को रिकॉग्निशन देना वाया अब्राहम अकॉर्ड। ठीक है, तो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? इंडिया, इजराइल, अरब एमिरेट्स एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। तो करेक्ट आंसर इज बी। चलिए, करेक्ट आंसर आपका बी होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ रशियन फिल्म फेस्टिवल इन इंडिया? रशियन फिल्म फेस्टिवल इंडिया में हो रहा है। रशियन फिल्म फेस्टिवल में क्या होगा? रशिया की मूवीज दिखाई जाएंगी। रशिया एक मतलब बहुत ही टफ लैंग्वेज मानी जाती है दुनिया की, वन ऑफ द, मतलब जितनी भी टफ लैंग्वेज है, वन ऑफ द टफेस्ट मानी जाती है। मैंने भी कोशिश की थी सीखने की, मैं बढ़िया चल रहा था, बढ़िया काम बन रहा था,
लेकिन जैसे मुझे पता चला, जैसे इंग्लिश में क्या होती है, वर्ब की 3 फॉर्म होती है ना, वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं। लेकिन जिस दिन से मुझे पता चला रशिया में, रशियन लैंग्वेज में वर्ब की 200 प्लस फॉर्म होती हैं। मतलब अगर आप पैदल जा रहे हो तो अलग वर्ब की फॉर्म है, आप बस से जा रहे हो अलग वर्ब की फॉर्म है, साइकिल से जा रहे हो अलग वर्ब की फॉर्म है। तो मैंने कहा ये तो ना हो पाएगा, तो उसी दिन से छोड़ दिया था। बस एक दो सेंटेंस याद रह गए हैं, 10 विदानिया, स्पासिवा, काकवाज, जुबूत, बस बाकी तो सब निपट गया, भूल गए। हाँ, तो यहाँ पर रशियन फिल्म फेस्टिवल में किसको एम्बेसडर बनाया गया है? दैट इज इम्तियाज अली। ठीक है, किसको बनाया गया है? इम्तियाज अली को। इम्तियाज अली प्रोड्यूसर कम है, डायरेक्टर ज्यादा है। ठीक है, इम्तियाज अली की डायरेक्शन काफी अच्छी मानी जाती है। अभी अगर उनकी लास्ट मूवी हटा दें, तो जैसे जो बहुत ही मतलब उसको बेकारी कहना ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड रहेगा, कौन सी थी, हैरी मेट सेजल, उसके अलावा तो बढ़िया मूवी बनाते हैं। ठीक है, इम्तियाज अली नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द यूरोपियन यूनियन टॉप ह्यूमन राइट्स सैखारोव प्राइज फॉर द फ्रीडम ऑफ थॉट फॉर 2021? जो लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो यूरोपियन यूनियन उन्हें अवार्ड करता है। अवार्ड का नाम क्या है? सखरोव प्राइज। ठीक है, क्या नाम है? सखरोव प्राइज। तो आपको बताना है हु हैज बीन ऑनर्ड विद द यूरोपियन यूनियन टॉप ह्यूमन राइट्स सखरोव प्राइज फॉर द फ्रीडम ऑफ थॉट फॉर ईयर 2021। बताइए। एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि इस सैखरोव प्राइज कहाँ का अवार्ड है, तो ध्यान रखना है ये कहाँ का है, यूरोपियन यूनियन का। ठीक है, सैखरोव प्राइज कौन देता है? यूरोपियन यूनियन देता है। अब आपको बताना है यूरोपियन यूनियन ने सैखरोव प्राइज किसको दिया है। तो इसमें मेजोरिटी तो मुझे डी के साथ दिख रही है, करेक्ट आंसर इज डी, एलेक्सी नेवल्नी। देखिए रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके जो अपोजिशन में जो पॉलिटिशियन खड़े हुए हैं उनका नाम है एलेक्सी नेवल्नी। ये रशिया के प्रेसिडेंट को अपोज करते हैं। तो उन्होंने रशिया के प्रेसिडेंट के जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं उसके अगेंस्ट काफी आवाज उठाई है। तो इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने इनको अवार्ड किया है। तो इम्प्रीजन रशियन अपोजिशन लीडर, जेल में है बेचारे, Alexei Navalny on Thursday dedicated his Sakharov Prize for freedom of thoughts to anti-corruption fighters around the world। ठीक है, तो कुल मिला के रशिया को गुस्सा दिलाने के लिए ऐसे किया गया है। यूरोप और ये अमेरिका वाले चिल्लाने के लिए अमेरिका को, रशिया को ऐसा करते रहते हैं। ठीक है, तो प्राइज का नाम याद रखिएगा, सखरोव प्राइज। किसका है ये? यूरोपियन यूनियन का। तो ये अपनी मतलब की जानकारी आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। विच इंडियन बिजनेसमैन हैज अनाउंस्ड टू मेक एन इन्वेस्टमेंट इन यूएई's फर्स्ट डिजिटल ओनली इंडिपेंडेंट बैंक जंद? जंद नाम की जो बैंक यूएई चला रहा है, उसमें कौन इन्वेस्ट करने वाला, कौन हिंदुस्तानी इन्वेस्टर है जो उसमें इन्वेस्ट करने वाला है? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिए। हाँ जी, अनो कह रहे हैं बिरला। हाँ जी, इसमें और आंसर दीजिए, और लोग बताइए। उदय कोटेक आ रहा है, बिरला आ रहा है। चलिए करेक्ट आंसर मैं बताऊं, आदित्य बिरला ग्रुप है ना, वो कर रहे हैं। पर्सन का नाम क्या है? कुमार मंगलम बिरला। ठीक है, ये किसके पार्ट है? आदित्य बिरला ग्रुप के। ठीक है, कुमार मंगलम बिरला द चेयरमैन ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप इज सेट टू इन्वेस्ट इन जंद। जंद याद रखना। ठीक है, एक तो बिरला याद रखना। ठीक है, बिरला याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? जंद याद रखेंगे। क्यों? इस बैंक में ये पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसके लिए बिरला किसके साथ पार्टनरशिप करेगा? हामिद बिन जायद अल नहयान, इनके साथ पार्टनरशिप करेगा। और ये कौन है? ये भैया एमडी हैं अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। मतलब ये किसके साथ कोऑर्डिनेशन में करेंगे ये इन्वेस्टमेंट? अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के साथ कोऑर्डिनेशन में ये आपका इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 था। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। Who has announced plans to launch a new social media network called Truth Social?
प्लान्स होगा, ठीक है। अभी एक वर्ल्ड लीडर ने नया सोशल नेटवर्क क्रिएट करने की बात करी है, तो आपको आंसर बताना है। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो सुनने के बाद आप लोग बहुत हंसने वाले हैं, ठीक है। हाँ जी, इलॉन मस्क ने तो नहीं किया, इलॉन मस्क ने बस सिग्नल को सपोर्ट किया था, कहा कि हाँ सिग्नल इज अ गुड प्लेटफॉर्म, लेकिन वो लॉन्च वॉन्च करने वाला जो काम है वो इलॉन मस्क का नहीं है, तो इलॉन मस्क तो नहीं है। ट्रूमो, मुकेश अंबानी, डोनाल्ड ट्रंप, जैक मा, भैया ये आंसर, करेक्ट आंसर इज डोनाल्ड ट्रंप। अभी आपको पता ही होगा कुछ टाइम पहले जो यूएस कैपिटल था, जो वहां पर जहाँ पर यूएस की पार्लियामेंट बैठती है, तो वहां पर जो यूएस के जो सपोर्टर्स है वो पूरे कैपिटल में घुस गए थे, है ना। कैपिटल मतलब जो वहां का पार्लियामेंट है वहां घुस गए, कोई कुछ लूट के जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब बिल्कुल लग ही नहीं रहा था ये देश का सुप्रीम पावर है, मतलब सुप्रीम लीडर ऑफ द वर्ल्ड। इतनी अनार्की फैल गई थी एकदम से, उनकी पार्लियामेंट लोग एक घुसे चले आए, बहुत ही अजीब सी सिचुएशन हो गई थी, अमेरिका के लिए बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। तो वहां के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक हो, ट्विटर हो, उन लोगों ने क्या करा, डोनाल्ड ट्रंप को ही बैन कर दिया फेसबुक पे, ट्विटर पे, उनका अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया, क्योंकि वो कह रहे थे ये पर्सन झूठ फैला रहा है, हेट फैला रहा है, लाइज फैला रहा है। तो इसीलिए उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को साइड कर दिया। जब इलेक्शन भी हारे थे डोनाल्ड ट्रंप, तो बेबुनियादी एलिगेशंस वगैरह लगाई थी उन्होंने, क्या कहते हैं, जॉ बिडेन पे, कि ये लोग बहुत इलीगल तरीके से इलेक्शन जीते हैं। तो उस बात को भी उनकी मीडिया ने क्रिटिसाइज किया था, प्लस आपका और भी जो क्या कहते हैं ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उन्होंने भी इसको इनको सस्पेंड कर दिया था, इस जुर्म में कि इन्होंने झूठ फैलाया, ठीक है। तो जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ से गुस्सा हो गए तो उन्होंने अपनी गलती ना मानते हुए ये क्या कहा कि ये सारे प्लेटफॉर्म मिलके हमें झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये देख रहे हैं जैसे ये बंदा प्रेसिडेंट नहीं रहा, अब इसके साथ साथ छोड़ दो, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं नया प्लेटफॉर्म क्रिएट करूंगा, ट्रुथ सोशल, ठीक है। He said the platform would stand up to the tyranny of big tech, accusing them of silencing opposing voices in the US. अब सवाल ये भी उठता है कि क्या यूएस की जो बिग टेक कंपनीज हैं क्या वो इतनी बड़ी हो गई है कि वो वहां के प्रेसिडेंट के, या प्रेसिडेंट, या कह सकते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट के अकाउंट को खटाक से बंद कर पाए, ठीक है। तो सोशल मीडिया played a pivotal role in Mr. Trump's bid for the White House and was his favorite means of communication as president. तो जब तक प्रेसिडेंट रहे तब तक तो सब बढ़िया रहा, उसके बाद वही चीज उन्हें बुरी लगने लगी, ठीक है। तो जैसे भी थे डोनाल्ड ट्रंप थे, अब वो नहीं थे, दूसरे प्रेसिडेंट हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लोग आते हैं लोग जाते हैं, बस देश बचे रह जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके आज के कितने 30, यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस कर लिया है। बाकी के अगले क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बस ये हम लोग देखिए मेरा टारगेट ये रहता है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, 15 क्वेश्चंस लेके चलते हैं और अपना एक अच्छा खासा बेस बना लेते हैं अपन, ठीक है। और उसी 15 क्वेश्चंस को बस आप रिवीजन देते रहिए, बहुत ज्यादा हम ये नहीं है कि 2-2 3-3 घंटे एक ही दिन में क्लास करें, वो आपके लिए भी बोरिंग हो जाएगा। ऑलरेडी हमारे जो स्टूडेंट्स है वो 4-4 घंटे का क्लास करके आते हैं, फिर यहाँ भी क्लास करेंगे तो उनके लिए भी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा। तो 1 घंटे का क्लास रहता है, 15 क्वेश्चन अपने डिस्कस हो जाते हैं। उसके अलावा आपको मेहनत क्या करनी है, मेहनत में बस एक चीज का ध्यान रखिए, कंसिस्टेंसी बना के रखिए, टाइम को यूटिलाइज करिए, इधर उधर जहां भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा हो, कि पता चला आप किसी दोस्त के साथ ज्यादा बात कर रहे हैं, नेट ज्यादा चला रहे हैं, यूट्यूब ज्यादा चला रहे हैं, यूट्यूब की रील्स में 1 घंटा चला जाता है, तो ये सब जो भी मतलब टाइम है जो आप बर्बाद कर रहे हैं, इसको आप आइडेंटिफाई करिए कि आप टाइम बर्बाद कहाँ कर रहे हैं, उसको फिर इकट्ठा करिए और उस टाइम को अपनी पढ़ाई के लिए यूटिलाइज करिए। क्योंकि अगर आप करंट अफेयर्स यहाँ देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप तैयारी ही कर रहे हैं, ऑब्वियसली मेजोरिटी ऑफ यू तैयारी ही कर रहे होंगे, इसीलिए आप करंट अफेयर्स देख रहे हैं, वरना मैं कोई यहाँ नेटफ्लिक्स तो नहीं चला रहा हूँ जो आप इंटरटेनमेंट में देख रहे हो, ठीक है। तो पर्पज मीन सिंपली इतना ही है कि कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, हार नहीं माननी है एंड तक, जब तक आप अपने गोल को अचीव ना करें। एग्जाम नहीं भी निकला फिर भी हार नहीं माननी है, फिर अटेम्प्ट करना है, फिर तैयारी करनी है। सक्सेस एंड फेलियर्स आर ए पार्ट ऑफ लाइफ, दोनों ही हमें लाइफ में मिलती रहते हैं।
कई बार हमें फेलियर्स मिलते हैं, बट वो फेलियर्स हमारे ही भले के लिए होते हैं, हम ही को सिखाने के लिए होते हैं, हम ही को ग्राउंड से कनेक्ट करने के लिए होते हैं, हम ही को करेक्ट करने के लिए होते हैं। इससे बढ़िया आगे बड़े लेवल पे जाके आपको फेलियर मिलता है, उससे बढ़िया छोटे लेवल पे मिल जाए, ताकि जब हम एक बड़े लेवल पे पहुंचे तो वहां हमसे गलतियां कम हो। ठीक है, तो इसी बात का ध्यान रखिए और मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते रहिए। ठीक है, शुभ रात्रि, थैंक यू। हाँ जी, ओल्ड करंट अफेयर्स जो था अपना लबासा जो बैच में चल रहा है वो अल्टरनेट डेज पे होगा। हाँ, मेजर भी थक गए, चलिए ऑल राइट, अब आराम करिए। आज दिन का आपका आखिरी क्लास था, फिर कल मॉर्निंग में आपका क्लास स्टार्ट होगा। थैंक यू, तब तक गुड बाय।